हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लिथियम इज सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक्सप्लेन। अब ऐसा क्यों है, हमें वो बताना है कि लिथियम सॉल्युबल है इन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर, ऐसा क्यों है। तो सबसे बड़ा रीजन कि लिथियम आपके पास है Li पॉजिटिव, इज हाईली पोलराइजेशन, यानी कि इसके अंदर जो आपको पोलराइजेशन देखने को मिलेगा वो इसके अंदर क्या होगा, हाईली पोलराइजिंग पावर इसके अंदर मिलेगी आपको। लिथियम इज ए हाईली पोलराइजिंग पावर, हाईली पोलराइजिंग पावर होगी इसके पास। लिथियम इज हाईली पोलराइजेशन पावर होगी भाई इसके अंदर। दूसरा, जब ये क्या करेगा, लिथियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यानी कि जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, लिथियम, ठीक है, बॉन्डिंग विद क्लोरीन, ठीक है, कैसी होगी, कोवलेंट। अब यहां पे सोचने लायक एक इंपॉर्टेंट बात है कि हेलोजेंस के साथ बाकी सभी की बॉन्डिंग कैसी होगी, आयनिक। अब ये यहां पे देखो सबसे बड़ी बात हमारे सोचने लायक है कि एल्कली मेटल्स, तो भाई लिथियम जो बॉन्डिंग करेगा वो कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि जो लिथियम के बीच में और क्लोरीन के बीच में ये वाली बॉन्डिंग मिलेगी आपको, कोवलेंट। ठीक है, और एल्कली मेटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन will be ionic with halide, कि जो हैलाइड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, मान लो सपोज बात करते हैं हम, सोडियम का बॉन्ड होगा क्लोरीन के साथ एग्जांपल्स के लिए, तो ये बॉन्ड हमारे पास हमें कैसा देखने को मिलेगा, आयनिक। कैसा बॉन्ड मिलेगा हमें, आयनिक बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे हमें इसको देखना होगा। तो बट यदि यही चीज मैं इसकी बात करता हूँ लिथियम के बारे में, पहली बात तो इसका हाईली पोलराइजेशन पावर होगा। दूसरा हमारे पास कि लिथियम की बॉन्डिंग यहाँ पे कोवलेंट होंगी। बाकी अदर्स एल्कली मेटल्स की जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आयनिक होती है विद हैलाइड्स के केस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमें वो चीज हमें कैसे दिख रही है, कोवलेंट नेचर के अंदर पता चल रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है भाई कि नेचर में आपके पास क्या होगा, ये कोवलेंट होगा, और इस वजह से क्या होगा, इट इज सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, कि इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके साथ क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है, कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। बाकी अदर एल्कली हैलाइड्स की बात करता हूं मैं, तो वो चीजें हमें वहां देखने को नहीं मिलती। सिर्फ जो हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से, कि इसका बॉन्डिंग नेचर अलग होगा एंड डिफरेंट का जो बॉन्डिंग नेचर होता है वो अलग होता है। इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे, यानी कि इस वजह से हम कह सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो नोट करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि नेम ऑफ द चीफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेव ऑफ लिथियम, कि लिथियम के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी अमगस प्रॉपर्टीज को शो ऑफ करने में, यानी कि कुछ फैक्टर्स जो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल नजर आते हैं। तो सबसे पहला कि स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, ठीक है, और स्मॉल आयनिक साइज, ठीक है, एंड डी ऑर्बिटल अब्सेंस,
एन absence of d orbital in its valence cell. वैलेंस सेल, ठीक है। एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब हाईली आयनाइजेशन एंथैल्पी केस में हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं कि भाई इसका जो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहता है कि इसकी एंथैल्पीज क्या है, हाई हो रही है। क्योंकि स्ट्रक्चर जितना स्टेबल होगा, क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है लिथियम की, वो जितना ज़्यादा अपने आप को स्टेबल फील कराएगा या जैसा उसका बॉन्ड अरेंजमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने में हमें ज़्यादा एंथैल्पीज यानी कि ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत होगी। जिस तरीके से हम एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वही बात है कि उसी एनर्जी को हम एंथैल्पीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि कौन कौन से फैक्टर हैं, तो सबसे पहले कि साइज छोटा है। अब देखो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज बोथ आर द डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हाँ ये जरूर है कि जब एटॉमिक साइज पे इफेक्ट आता है तो डेफिनेटली आयनिक साइज पे भी इफेक्ट आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं कि एटॉमिक साइज और आयनिक साइज में क्या डिफरेंस होता है, विद स्ट्रक्चर्स मैंने आपसे डिस्कस किया है। फिर मैं कहता हूँ अब्सेंस, अब इनका डी ऑर्बिटल है वो अब्सेंस होता ही नहीं इनके अंदर, सबसे बड़ी बात है। तो उस वजह से क्या होता है इन द वैलेंस सेल के अंदर ऐसा होता है। तीसरा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की जो मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को जंप कराने की जो टेंडेंसी कहलाती है उसको हम एंथैल्पीज के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर रहा, नोट करें। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर किसी का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है बेटा वो अलग होता है, ठीक है। हम एक कॉमन वे यानी कि कॉमन थिंकिंग के बेस पे हम अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। हर किसी का अंडरस्टैंडिंग पावर एक हाई लेवल थिंकिंग वाले बच्चे का डिफरेंट होगा, एवरेज वाले का एवरेज रहेगा और मिडिल वाले का भी कंपेयर टू हायर एंड कंपेयर टू एवरेज उसका कम रहता है। कि जरूरी नहीं कि हर किसी को एक बार बोलने से सब समझ में आ जाए, बट ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है कि आपको एक बार बोलने से सब चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें एंड यू नीड टू हार्ड वर्क इन योर डेली लाइफ, बट दैट इज़ द फैक्टर। यानी कि ये भी नहीं है, आप ये भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते या किसी को ब्लेम कर सकते कि आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। बस ज़रूरत इतना है कि आपको एफर्ट कम या ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। जिसको वन टाइम में समझ में आ रहा है उसको ज़रूरत नहीं है, जिसको 2 टाइम्स में समझ में आ रहा है उसको यानी कि 1 के कंपेयर में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और किसी को 10 टाइम में आ रहा है तो उसको 1 और 2 के कंपेयर में ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। उसके लिए मैं आपके साथ कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी वे ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करता है। बट मैं ये छोटे से कह सकता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि सर कि समझ में नहीं आएगी हमें केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री एक ऐसा टफ सब्जेक्ट है, तो मैं उसके लिए मैं डेफिनेटली चैलेंज करने को रेडी हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करके देखिए, डेफिनेटली आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आएंगी। सो नोट कीजिए, फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।